हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आपको सुबह 7:30 बजे मिल जाया करेंगी, डेली, अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आप सभी को पता है 1 जुलाई से पहले हम सुप्रभात सीरीज आपके लिए लाए हुए थे। उस सुप्रभात सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं में हम दो भाग एक साथ कर लिया करते थे। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता था और दूसरा भाग आज के इतिहास से संबंधित होता था। लेकिन आज हमने फैसला किया है कि इस सुप्रभात सीरीज को हम दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। पहली क्लास आपकी करंट अफेयर से संबंधित रहेगी, जो आपको डेली सुबह 6 बजे मिलेगी, और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का नाम रहेगा करंट अफेयर्स सीरीज। और जब हम बात करें इस सीरीज की, जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज, उस आज के इतिहास सीरीज के अंतर्गत जो कक्षाएं चलेंगी उनका नाम हमने रखा है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। और ये आपकी कक्षाएं सुबह 7:30 बजे मिला करेंगी। आज ये परिवर्तन किया गया है और आज पहला दिन है। कुछ कारणों से ये कक्षा समय पे नहीं हो पा रही है, लेकिन कल से यानी कि 2 जुलाई से आपकी ये कक्षा समय पर होगी। दोनों ही कक्षाएं आपकी इसी समय पर हुआ करेंगी, डेली। आज के लिए थोड़ी सी ये कमी रही, इसकी वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज 1 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस टुडे इन हिस्ट्री की कक्षा में। इसमें हम आज बात करेंगे कि आज का दिन किस मायने में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज के दिन क्या क्या दिवस मनाए जाते हैं, सारी की सारी बातें कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। हफ्ते के 7 दिन आपकी ये कक्षाएं चलेंगी। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एड्यूरोही 24 आपको सर्च करना है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है आज के दिन। आज क्या है, 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे कारण क्या है? इस दिन को डॉक्टरों को एक महत्व दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं। इस वजह से डॉक्टरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और चिकित्सा उद्योग की प्रगति किस प्रकार से और बेहतरीन हो सकती है, उसी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद अगर हम वैसे बात करें तो एक हमारे मुख्यमंत्री हुए थे पश्चिम बंगाल के, आपने शायद उनका नाम भी सुना होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे वो, और एक महान चिकित्सक थे, एक अच्छे डॉक्टर भी थे। नाम आता है उनका डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मान देना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और साथ में हमारे जो डॉक्टर हैं उनका महत्व क्या है, उस महत्व को भी आम लोगों तक समझाना, ये भी इसका उद्देश्य है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के बारे में अगर हम बात करें, आज 1 जुलाई के दिन इनका जन्म भी हुआ था और इनका आज के दिन निधन भी हुआ था, यानी कि इनकी आज जयंती भी है और आज इनकी पुण्य तिथि भी है। ठीक है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार के ये एक महत्वपूर्ण हमारे लिए किरदार रहे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल टिक कर देना है 1 जुलाई। 1 जुलाई को ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मान देते हुए मनाया जाता है। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे
और ये हमारे भारत रत्न थे। भारत रत्न, आपको पता है भारत रत्न पुरस्कार है हमारा भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1961 में। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आज इनका जयंती का दिन भी है और आज इनकी पुण्यतिथि भी है। हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे महान किरदार हमारे यहाँ पर हुए। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बखूबी पूछ लिया जाता है कि विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको इनके बारे में बताना है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था विधान चंद्र रॉय ने। इसी वजह से ये दिवस भी मनाया जाता है ताकि उनको याद भी किया जा सके, उन्होंने क्या क्या इस चिकित्सा के क्षेत्र में किया वो भी बताया जा सके लोगों को। विधान चंद्र रॉय की जब बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? बिहार में। वर्तमान की दृष्टि से वो एरिया कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार में एक जगह है बांकीपुर, शायद आपने नाम भी सुना होगा। और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के कौन से एरिया में? तो कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई। इस दिन भारत ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक वरिष्ठ चिकित्सक, कुशल राजनीतिज्ञ और एक शिक्षक को खो दिया था। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार इनका कार्यकाल था। अगर मैं बताऊं एज ए सीएम तो 1948 23 जनवरी 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक रहे। और उसके बाद में ये 1950 से लेकर 1962 तक रहे। और इस समय जब ये कार्यभार संभाले हुए थे तो 1 जुलाई 1962 के दिल के दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इनको एक पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न। मैंने अभी आपको बताया कब मिला इनको, 1961 में। और इनको डॉक्टर ऑफ साइंस के नाम से भी पुरस्कार दिया गया था। एक आपने शायद अभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये जो पुरस्कार है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय अवार्ड, यानी कि ये जो अवार्ड है ये कब शुरू किया गया था इनके नाम पर? 1976 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है मूल रूप से। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बंगाल के ये प्रथम मुख्यमंत्री रहे और दूसरी बार भी ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि दूसरे मुख्यमंत्री रहे, है ना? तो आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आज के दिन भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक अपना फाउंडेशन डे आज के दिन मना रहा है। और आपको पता है 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो अभी बता देते हैं। इस फाउंडेशन डे को मनाने की शुरुआत कब की गई थी आपको पता होना चाहिए। पहले आप एक क्वेश्चन बताओ। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी से बताएंगे। पहले इसका नाम होता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था। और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसे भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था और इसका नाम भी बदल दिया, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया। जब इसकी स्थापना की गई थी ना, कहा जाता है कि उस समय इसके 480 के आसपास में कार्यालय बने हुए थे। और ये अधिग्रहण कब किया था भारत सरकार ने? ये बात है 1955 की। कहने का भाव क्या है, भारतीय स्टेट बैंक कब अस्तित्व में आया? 1 जुलाई 1955 को अस्तित्व में आया। क्योंकि 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने अधिग्रहण में करते हुए इसका नाम भी बदल दिया था। ठीक है ना? तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। भारतीय स्टेट बैंक भारत देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और सबसे पुराना बैंक माना जाता है। इसे एक अनुसूचित बैंक भी कह दिया जाता है, ये भी आपको पता है।
तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है ये क्वेश्चन। एक दिवस और मनाया जाता है आज ही के दिन, जिसे हम जीएसटी डे के नाम से जानते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है और इसको लागू करने की स्थिति कब हुई थी, जीएसटी कब लागू किया गया था, अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो जीएसटी की अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई थी, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जीएसटी की अवधारणा कौन से देश से ली गई? अगर आपने लिखा होगा ना कनाडा, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। भारत में इस जीएसटी को लागू कब किया गया था? 1 जुलाई के दिन लागू किया गया था 2017 में। इसका विरोध तो बहुत हुआ था। और ये कौन सी सरकार थी उस समय? एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं के कार्यकाल में ये कदम उठाया गया था। जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते हैं तो आपको पता है। एक का नाम आता है सीजीएसटी, है ना, सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। एक तो आपका हो गया केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाने वाला टैक्स, एक आपका हो गया सेंट्रल का, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे हम बोल देते हैं स्टेट जीएसटी टैक्स, यानी कि किसी राज्य विशेष में लिया जाता है। और आईजीएसटी जो होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम कोई अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाते हैं उस समय जो लिया जाता है टैक्स, वो होता है आपका आईजीएसटी। क्लियर है? तो पुरानी अप्रत्यक्ष कर की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसकी जगह वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को। नई ये जो व्यवस्था है, इस लागू होने की खुशी में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ आपका? बहुत ही बढ़िया। अब ये तो बातें हुई आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा रहे हैं उनके बारे में हमने बातचीत की। लेकिन अब हम बात करेंगे आज जिनका जन्मदिन है, उन हस्तियों का जन्मदिन हम आज देखेंगे जिन्होंने हमारे भारत के लिए अहम योगदान दिया है या फिर जो अहम योगदान हमारे भारत के विकास में दे रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, या फिर कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर आसीन रहा है पूर्व में, उनकी बातचीत भी करेंगे। और आज इनका जन्मदिन है उनके बारे में बातें करेंगे। सभी को शुभकामनाएं आज जिनका जन्मदिन है। तो चलिए, पहला चेहरा मैंने आपको दिखा दिया है, नाम से भी आपको पता चल जाएगा। पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे जिन्होंने बाद में भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला? इनमें से वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला और उससे पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे? अगर आपने नाम लिखा होगा वेंकैया नायडू का, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये चेहरा वेंकैया नायडू का ही है। जब हम बात करें इनके बारे में, ये हमारे भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो ये हमारे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और वेंकैया नायडू की जब बात की जाती है तो ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। कब से कब तक ये अध्यक्ष रहे? 2002 से 2004 तक ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इनके बाद में नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह, यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है, राजनाथ सिंह जो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और ये रक्षा मंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल है, आपको पता है ना। पहले प्लान में भी ये रक्षा मंत्री ही थे। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कब से कब तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे? तो आपको पता होना चाहिए 2005 से लेकर 2009 तक ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर बाद में 2009 से नितिन गडकरी 2013 तक रहे और फिर से एंट्री हुई बीजेपी के अध्यक्ष रूप में राजनाथ सिंह की। और 2013 से 2014 तक फिर से ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे।
और वर्तमान में ये रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं वेंकैया नायडू के बारे में, जो कि हमारे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चलो नाम लिख देते हैं, वेंकैया नायडू। और इनका नाम वैसे आपको पढ़ने को मिलेगा एम वेंकैया नायडू। इनका पूरा नाम क्या है? मुप्पवरप्पू वेंकैया नायडू। इनका जन्मदिन आज है। इनका जन्म आज ही के दिन 1 जुलाई 1949 को हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आपको पता है आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तेलंगाना 2014 से पहले, ठीक है ना। और ये अपनी इन्होंने शुरुआत किस प्रकार से की? ये एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे। बाद में कहा जाता है कि ये जनसंघ से भी जुड़े और धीरे धीरे करते हुए ये जो जनता पार्टी है उससे भी इनका संबंध रहा और बाद में ये बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। तो ये इनका टाइम पीरियड रहा आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, यानी कि तेलंगाना 2014 के बाद अलग हुआ, पहले तो ये इसका हिस्सा हुआ करता था। कहने का भाव ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में एबीवीपी का कार्य इन्होंने बहुत खूब किया था। एबीवीपी को वहां पर इन्होंने पहुंचाया, ठीक है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था जब इन्होंने वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकें पब्लिश की। तो 3 पुस्तकें बताई गई हैं, पब्लिश की गई हैं पीएम मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो वेंकैया नायडू है उनका जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। किस प्रकार से इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने इस भारत देश के लिए। और जब हम बात करते हैं वेंकैया नायडू के बारे में, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? इनको पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। ये कब की बात है? इनको कब सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से? 2024 में, हाल ही में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये हमारे 13वें उपराष्ट्रपति रहे, आपको पता लग गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनके उपराष्ट्रपति बनने से पहले हमारे भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप बता सकते हैं। नाम आएगा मोहम्मद हामिद अंसारी का। और वर्तमान में हमारे 14वें यानी कि वेंकैया नायडू के बाद में जो उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम क्या है, तो जगदीप धनखड़ का नाम आता है। सभी को पता है भारतीय अनुच्छेद, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप उस अनुच्छेद का नाम बता दीजिए कमेंट में। बहुत ही बढ़िया। ये 3 पुस्तकें अभी रिलीज की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है, इनसे संबंधित। तो चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनका भी क्या है? जन्मदिन है। इनका नाम तो आपने बखूबी सुना भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक चेहरा आपने देखा होगा। अखिलेश यादव इनका नाम है। अखिलेश यादव कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? इनका जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था इटावा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जब आपसे इसकी पार्टी के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या नाम देते हैं? समाजवादी पार्टी का नाम आप लिख देते हैं, जिसे एसपी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हम सपा के नाम से भी बोल देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे थे। उत्तर प्रदेश के युवा सीएम होने का गौरव इनको प्राप्त है। 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 तक इनका कार्यकाल माना जाता है सीएम के रूप में। अब चलो आप बताइएगा इनकी पार्टी के बारे में, जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आप बताने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता मुलायम सिंह यादव भी इस पद पर आसीन रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 4 अक्टूबर 1992, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है
मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव भी क्या रहे थे, उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। अब तो इनका निधन हो चुका है। ये है मुलायम सिंह यादव और ये है इनके बेटे अखिलेश यादव। अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव में अच्छी जीत हासिल करते हुए बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी ये समाजवादी पार्टी। ठीक है ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। और इनकी जो चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है वो चुनाव चिन्ह, साइकिल इनका चुनाव चिन्ह है। इनका जन्मदिन है, बधाई हो। अब हम चलते हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। आपको पता लग गया होगा, ये एक बांसुरी वादक है, चेहरे के हाव भाव से पता लग गया है ना। हरि प्रसाद चौरसिया, ये इनका क्या है, नाम है। बखूबी नाम कमाया है इन्होंने वादन के क्षेत्र में। इनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज। ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। कर्म भूमि किस प्रकार की रही, तो ये एक बेहतरीन बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक। और ये एक अच्छे संगीतकार भी हैं। अब चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हरि प्रसाद चौरसिया किस घराने से संबंधित हैं, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। हरि प्रसाद चौरसिया सैनिया घराने से संबंध रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने पंडित शिव शंकर शर्मा के साथ मिलकर शिव हरि नाम से कुछ हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिए थे। आपने शायद मूवी देखी भी हो शिव हरि नाम से, है ना। तो शिव हरि नाम से इन्होंने क्या दिए थे, कुछ संगीत दिए बहुत सारी हिंदी फिल्मों में। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान है। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको संगीत के क्षेत्र का एक बेहतरीन पुरस्कार मिला, जिसे हम क्या बोल देते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। हिंदी में कहें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका हो गया, बहुत ही बढ़िया। आज हरि प्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है और कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिले। पद्म विभूषण से इनको 2000 में सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इस वादन के क्षेत्र को एक नया स्वरूप दिया। अब हम चलते हैं, आज इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। शायद आपने इनका नाम भी जरूर सुना होगा, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य का बहुत से राज्यों में नाम लिया जाता है। आपको ये बताना है सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य से संबंधित हैं। आपके सामने कई पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा बिहार, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। कईयों ने इसमें नाम हरियाणा टिक किया होगा, कईयों ने त्रिपुरा भी टिक किया होगा, लेकिन बिहार जो है उसके साथ इनका संबंध कुछ ज्यादा बेहतरीन किस प्रकार से है, क्योंकि ये बिहार में ही जन्मे हैं, इस वजह से इनका संबंध बिहार से ज्यादा रहेगा। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1937 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे, राजगीर में। राजगीर वही जगह है जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। उसी धरती पर जन्मे हैं ये सत्यदेव नारायण आर्य। इन्होंने कई राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई है। राज्यपाल कहाँ कहाँ के रहे, तो पहले तो ये बिहार विधानसभा में खान एवं भू विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यरत रहे और बाद में इन्होंने हरियाणा में राज्यपाल की भूमिका निभाई। हरियाणा में राज्यपाल बनने के बाद ये त्रिपुरा में चले गए राज्यपाल के रूप में। जब हम हरियाणा की बात करते हैं
तो ये हरियाणा में कब से कब तक रहे थे राज्यपाल के रूप में? 25 अगस्त 2018 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया था, 7 जुलाई 2021 को त्रिपुरा में राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाला। लेकिन वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो शायद आपने नाम सुना होगा इंद्रसेना रेड्डी का। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी वर्तमान में त्रिपुरा के क्या हैं? राज्यपाल हैं। उनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो यानी कि ऑप्शन में त्रिपुरा से भी इनका संबंध है, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। हरियाणा से इनका संबंध है क्योंकि हरियाणा के भी ये राज्यपाल रहे। बिहार के साथ थोड़ा सा खास इनका संबंध है, इसी वजह से आपको ऑप्शन ए टिक करना था। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। चेहरा मैंने आपको दिखा दिया है। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आपके सामने ये ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। केवल्य त्रिविक्रम परनायक, विनय कुमार सक्सेना, गुलाब चंद कटारिया और मनोज सिन्हा। इनमें से किस किस का नाम आप टिक करेंगे? जल्दी से आपको टिक करना है, कहां पर और कैसे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा मनोज सिन्हा, तो आपने बहुत ठीक टिक किया है, क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, मनोज सिन्हा के बारे में। ये जो हम बात कर रहे हैं, सॉरी, इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे, ये कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है। मनोज सिन्हा ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इनका जन्मदिन आज ही है। आज के दिन 1959 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? गाजीपुर में। और ये गाजीपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित रहे। इन्होंने भी क्या किया था, लोकसभा के सदस्य भी रहे। ये लोकसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? 2014 से लेकर 2019 तक। और ये कौन सी लोकसभा थी? तो आपको पता है 16वीं लोकसभा। तो 16वीं लोकसभा में ये लोकसभा सदस्य भी रहे। फिर जैसे बात करते हैं, इन्होंने भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया 2014 से 2019 तक। और फिर इनको जम्मू कश्मीर का क्या बना दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, उपराज्यपाल बना दिया गया। और ये कब से कब तक वहां पर भूमिका निभाएंगे? देखते हैं। 2020 से लेकर वर्तमान तक, अभी तक ये वहां के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल बोलेंगे इसे हम। ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर एलटी क्लियर हुआ आपका। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया था और उनके बाद में इनको फिर वहां का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं ये भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। क्लियर हुआ आपका। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर कभी राज्य हुआ करता था 2019 से पहले। बाद में 2019 में इसका क्या किया गया था, 2 भागों में विघटन कर दिया गया और यहां पर धारा 370 को तोड़ दिया गया, क्योंकि यहां पर अलग कार्यवाही चलती थी, अलग संविधान था इनका। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहां पर भी हमारा भारतीय संविधान लागू है। इस जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब हम इनके मैप की बात करते हैं, ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया मैप है, ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ये आपको जम्मू कश्मीर यूटी का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और ये आपका लद्दाख का मैप आपको दिखाई दे रहा है। और ये है मनोज सिन्हा, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उस जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 20 जिले हैं। लेकिन इस मैप में आपको दिखाई दे रहे होंगे 22। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, अभी पाकिस्तान का कब्जा है, ये भी हमारा ही है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं,
है ना। तो ये कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। एक ना एक दिन हम जल्द ही उसे छुड़ा ही लेंगे और अपने हिस्से में ऑफिशियली मिला लेंगे विश्व स्तर पे। ठीक है, अभी तो मनमुटाव है, लेकिन मनमुटाव भी नहीं रहेगा, जल्द ही वो दिन आएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाती है तो इसकी दो राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। यहाँ पर पॉपुलेशन 1.25 करोड़ की है। जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है? 42,241 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 20 जिले हैं, 207 तहसील हैं। चलिए, आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनका भी जन्मदिन है। इनका चेहरा आपने शायद देखा भी हो। इनका नाम क्या है? एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। इनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये भी राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1941 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। कहां पर जन्मे ये भी गाजीपुर में जन्मे हुए हैं। गाजीपुर कहां पर है? यूपी में है। वर्तमान में ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपको कमेंट में बताना है, जल्दी से बताएं। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन मैंने बड़ा सिंपल दे दिया है, उल्टा लिखना था कि कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। लेकिन अब तो आपको पता लग ही गया कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो आप लिख देना कलराज मिश्र का नाम। आरिफ मोहम्मद खान की बात करते हैं तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये केरल के हैं। बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाती है तो ये वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। रघुवर दास की बात की जाती है तो ये वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? ये ओडिशा के राज्यपाल हैं। तो वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं कलराज मिश्र, तो आज उनका जन्मदिन है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। उससे पहले ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भी रहे 2014 से 2017 तक। ठीक है ना। 16वीं लोकसभा में इन्होंने इस मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं, पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने अति उत्तम बताया है अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा तो। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट। आज इनका भी जन्मदिन है। इनका नाम फिर क्या है? आपको इनका नाम भी पता होगा। इनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी जो हैं, उनको किस वजह से याद किया जाता है हरियाणा में? क्योंकि ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। और लेकिन मूल रूप से ये मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1939 को। मध्य प्रदेश में जन्मे ये, और कई राज्यों में इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राज्यपाल पंजाब में भी रहे, उसके बाद में हरियाणा में भी आए, उसके बाद में त्रिपुरा में भी रहे। तो इनका जो राज्यपाल के रूप में पंजाब से ये गए हरियाणा में, और हरियाणा के बाद में ये कहाँ गए? त्रिपुरा में। और आपको पता है त्रिपुरा में इससे पहले हमने जो बात की थी वो भी त्रिपुरा में गए थे। लेकिन वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? नल्लू इंद्रसेना रेड्डी का नाम आता है। क्लियर हुआ? ये भी कौन सी पार्टी के हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन राज्यपाल के रूप में आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में राज्यपाल की भूमिका इन्होंने कब से कब तक निभाई थी? 27 जुलाई 2014 से लेकर 21 अगस्त 2018 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। क्लियर हुआ आपका? अब मैंने आपको हरियाणा की राजनीति से संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। हरियाणा के राज्यपालों पर विचार करना है और उन्हें कालानुक्रमिक रूप में लिखना है। देखते हैं आप कितना सटीक आंसर दे पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताएंगे। कप्तान सिंह सोलंकी के बारे में मैंने आपको बताया है ना। तो आपको एक व्यवस्थित क्रम में बताना है कि चलो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा।
हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल की बात करें तो क्या नाम आता है? धर्मवीर का नाम आता है। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे। और जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ सिंह पहाड़िया, फिर कप्तान सिंह सोलंकी, उसके बाद में सत्यदेव नारायण आर्य और बंडारू दत्तात्रेय। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया होगा तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। जगन्नाथ पहाड़िया की जब बात करते हैं तो वो कब से कब तक रहे थे? जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से लेकर 2014 तक रहे। कप्तान सिंह सोलंकी के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले, है ना, कब से कब तक रहे? तो यहां पर लिखा है 2014 से 2018 तक रहे। 2014 से 2018 कप्तान सिंह सोलंकी। सत्यदेव नारायण आर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 2018 से 2021 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। और 2021 के बाद में वर्तमान में कौन है? तो आपको पता है बंडारू दत्तात्रेय का नाम आता है। ये भी बहुत जगह अपना नाम कमा चुके हैं बंडारू दत्तात्रेय। थोड़ा सा अगर हम बंडारू दत्तात्रेय के बारे में बात करें तो ये मूल रूप से हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। बंडारू दत्तात्रेय हैदराबाद, हैदराबाद वर्तमान की दृष्टि से तो तेलंगाना में पड़ता है। जब इनका जन्म हुआ था वहां, ठीक है ना, तब ये तेलंगाना का हिस्सा नहीं था, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। ये तो 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बना। ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल बने हुए हैं वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे 2 बार भाजपा की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ये उपाध्यक्ष तक पहुंचे थे। क्लियर हुआ आपका? बहुत बढ़िया। तो ये तो बातें हुई आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने बेहतरीन हमारे लिए प्रयास किया है, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे भारतीय राज्यों के लिए। तो सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे आज जिनका जन्म हुआ था और आज के दिन जिनका निधन भी हुआ था, यानी कि जो हमारे इस भारतीय धरती को छोड़कर जा चुके हैं इस संसार से, लेकिन जिनका अहम योगदान है हमारे भारत के विकास में, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में देखा जाए। ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे जिनकी जयंती है आज। लेकिन वैसे तो आपको पता है 1 जुलाई के दिन बहुत से लोगों का जन्म हुआ, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। जयंती मना लेंगे, साथ में उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि हो जाएगी, साथ में उनसे संबंधित एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयंती के बारे में, जिनकी आज जयंती है। ये चेहरा आपने बखूबी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आपने बुक्स में इनके बारे में जरूर चर्चा सुनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इनको हम आज क्यों याद कर रहे हैं? ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का आज क्या है? जन्म का महोत्सव है, आज इनकी जयंती है। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ से हैं? ये बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और बलिया कहाँ पर है? तो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बाद में ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जुलाई 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नई दिल्ली में प्लाज्मा कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई। अब हम प्रधानमंत्री के रूप में इनकी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। लेकिन मैं आपको इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात बताऊं तो ये 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहे थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। ये इनका कार्यकाल था। अब अगर आपको मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? हालांकि मैंने आपको इनका कार्यकाल बता दिया है, आप अंदाजा भी लगाएंगे तो उस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी तो आपको बिल्कुल पता होगा।
भारत के प्रधानमंत्रियों पर आपको विचार करना है और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित ढंग से लिखना है। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन नाम पहले आएगा। राजीव गांधी पहले थे, उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर चंद्रशेखर बने और फिर बने थे पीवी नरसिम्हा राव। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा। राजीव गांधी के बारे में अगर बातचीत की जाती है तो ये हमारे भारत के पहले युवा पीएम बने थे और उस समय जब ये पीएम बने तो इनकी उम्र क्या थी, 40 वर्ष की उम्र में ये बने थे। राजीव गांधी जो हैं वो कब से कब तक रहे, 1984 से 1989 तक रहे। चलो यहां पे लिख देता हूं 1984 से 1989। तारीख बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, अगर मैं तारीख बताऊंगा तो आप गलत कर जाएंगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम रटें या फिर याद रखें। ठीक है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये 1989 से लेकर 1990 तक रहे थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से अपना पद छोड़ दिया था। चंद्रशेखर के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया है, 1990 से ये 1991 तक रहे। चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 1991 से लेकर 1996 तक हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। भारत के दक्षिण क्षेत्र में अगर हम बात करें पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग से आते थे ये पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर हुआ आपका। ये हमारे प्रधानमंत्री रहे। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, ये है राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद में किसका चेहरा आपको दिखाई पड़ता है, याद हो गया होगा, मैंने नाम तो बता दिया है, ये है विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर हुआ। उसके बाद में किसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है, चंद्रशेखर। देखो चंद्र यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी चांद, चांद सा मुखड़ा हंस रहा हो जैसे, है ना। और ये कौन है, ये है पीवी नरसिम्हा राव। तो इन चारों में से किसकी आज हम जयंती मना रहे हैं, चंद्रशेखर, जो हमारे भारत के 8वें क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे। अगर हम इसको ऐड ना करें, हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारीलाल नंदा। अगर हम उनको एज ए पीएम कंसीडर ना करें तो ये क्या थे, 8वें थे, वरना फिर ये क्या है, 9वें। अगर उनको कंसीडर कर लिया जाएगा तो फिर ये 9वें नंबर के आ जाएंगे, लेकिन हम 8वें नंबर की बातचीत करते हैं, क्योंकि इस क्रम में अगर हम चलेंगे तो फिर 14वें हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। आप सभी को पता है। तो इनका ये जो क्रम है ये आप मान के चलिए, 8वें थे, 9वें कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, 10वें थे अटल बिहारी वाजपेयी, 11वें नंबर के एचडी देवगौड़ा, 12वें इंद्र कुमार गुजराल, 13वें मनमोहन सिंह और 14वें नरेंद्र मोदी। ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे बात करते हैं, आज इनकी भी क्या है, जयंती है। आज ऐसी शख्सियत की जयंती है। ये हमारे भारत के, पता है कौन है, ये हमारे भारत के प्रथम मतदाता हैं। यानी कि वोट करना सबसे पहले किसने शुरू किया था, कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने पहली बार वोट किया, प्रथम मतदान करने वाले। तो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे पहले। क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे, जल्दी से बताएं। आपको पता है पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में हमारे आम चुनाव हुए। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। ठीक है ना। और फिर आपको पता है इस पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। क्लियर है। तो आप ये बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे। अगर आपने नाम लिखा होगा श्याम शरण नेगी तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। जैसे अगर आप इनकी फोटो को देखते हुए बता पाते तो भी बता सकते हैं। ये कैप इन्होंने जो पहनी हुई है ज्यादातर ये पहाड़ी एरिया में पहनी जाती है। कहां कहां पर, हिमाचल प्रदेश मूल रूप से, उत्तराखंड में भी आपको इस तरह की कैप दिखाई दे जाएगी, लेकिन मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहना जाता है।
और नेगी जो है, नेगी सरनेम आपको हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा मिलेगा। मेरे वहाँ से बहुत सारे दोस्त भी हैं, बांसुरी वादक भी हैं हमारे दोस्त वहाँ से। बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाला लाजपत राय की बात करते हैं। लाला लाजपत राय वही है जिन्होंने विरोध किया था, किसका? जो यहाँ पर श्वेत कमीशन आया था 1928 में। श्वेत कमीशन को क्या कहा जाता है? मूल रूप से इसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1928 में भारत में पहुंचा। इसमें 7 लोग थे, सातों के सातों ही अंग्रेज थे। इसी वजह से लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारतीय लोगों ने विरोध किया। विपक्ष में अंग्रेजों ने जब लाठियां बरसाई, उन्हीं की वजह से इनके सर पर और इनकी छाती पर लाठी लगी थी, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ऐसे थे लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था कि मेरी जो सिर पर लाठियां लगी है, उन लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ठीक है। और जैसे हम बात करें मास्टर अमीचंद के बारे में, इनके बारे में भी तो आपको पता ही होगा। मास्टर अमीचंद एक भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं। इनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इनको क्या दिया गया था? इनको फांसी दे दी गई थी। कब की बात है ये? 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई इनको, इनके बाकी 4 साथियों के साथ में, ठीक है। मास्टर अमीचंद को क्यों पकड़ा गया था? दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे ये मास्टर अमीचंद। फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या के आरोप में ये बंदी बनाए गए थे और इनको फांसी दे दी गई इनके बाकी साथियों के साथ 8 मई 1915 को। रामचंद्र रेड्डी के बारे में भी आपको पता ही होगा। रामचंद्र रेड्डी किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। भूदान आंदोलन की स्थापना यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ ये भूदान आंदोलन। किसके नेतृत्व में? तो नाम आता है विनोबा भावे का। और इस भूदान आंदोलन के तहत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमि दान में दी थी। पहले व्यक्ति भूमि दान करने वाले, तो किसका नाम आता है? इन्हीं का नाम आता है रामचंद्र रेड्डी का। क्लियर हुआ? तेलंगाना के पोचमपल्ली में ये शुरू हुआ था भूदान आंदोलन। तो ये हुई बातें आज के दिन जिनका जन्मदिन था, और ये हुई बातें आज जिनकी जयंती है। तो जिनका जन्मदिन था उनको बधाइयाँ, जिनकी जयंती है उनको श्रद्धांजलि। अब हम हमारे भारत की उन महान शख्सियतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अहम योगदान दिया हमारे भारत के विकास में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये चेहरा भी आपने देखा ही होगा शायद। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आबिद खान। ये हमारे एक शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। आपको इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। और इनको क्या कहा जाता है? लॉन्स नायक कहा जाता है। लॉन्स नायक की भूमिका में थे लॉन्स नायक आबिद खान। इनका जन्म कब हुआ था? 6 मई 1972 को हरदोई में जन्मे थे। हरदोई कहाँ पर है? तो हरदोई आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कारगिल की जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। और उसी कारगिल की लड़ाई में 1 जुलाई 1999 को ये शहीद हुए थे। ऐसे महान वीरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये कहाँ पर लड़ाई हो रही थी? जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं इसी कारगिल के बारे में, तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। कारगिल युद्ध कितने समय तक चला था? कब से कब तक चला? जल्दी से बताएंगे। कारगिल युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन विजय के नाम से इसे जाना जाता है। ये 3 मई को शुरू हुआ था, 3 मई 1999 को, और 26 जुलाई 1999 तक चला। इस युद्ध के खत्म होने से कुछ दिन पहले 1 जुलाई 1999 को जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। उस समय जम्मू कश्मीर का एरिया होता था ये। हालांकि अब तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो अब आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में जहां पर इनका निधन हुआ था, यानी कि निधन तो नहीं बोलेंगे, ये शहीद हुए थे हमारे भारत के लिए, इस भारत की धरती के लिए, कारगिल क्षेत्र में।
तो अब ये बताइए कि ये जम्मू कश्मीर यूटी का हिस्सा है या फिर ये लद्दाख यूटी का हिस्सा है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं इस कारगिल युद्ध के बारे में, ये 26 जुलाई 1999 तक हुआ था। और कारगिल जिला जो पड़ता है ना, नियंत्रण रेखा एलओसी के आसपास में, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। जब इनको पता कि चला भारतीय सैनिकों को कि पाकिस्तानी सैनिकों और वहां के आतंकवादियों ने भारतीय प्रशासित क्षेत्र में घुसपैठ की है, उसी वजह से ये लड़ाई हुई और भारतीयों ने फिर ऑपरेशन विजय चलाया। भारत ने अपने 527 जवानों को इस युद्ध में खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में हमने जीत हासिल कर ली। और 26 जुलाई को फिर क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल दिवस। तो उन वीर क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने हमारे भारत के लिए अपनी जान गंवाई। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो लॉन्स नायक आबिद खान थे, इन्होंने 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को एक साथ मारा था। ऐसे महान थे ये। टाइगर हिल की चोटी पर इन्होंने ये कारनामा किया, लेकिन ये हमारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज उनके बलिदान पर पूरा देश गर्व करता है। हम भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम चलते हैं, आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा इतिहास में जब आप पढ़ते हैं। इनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन इनका नाम है। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं ये। इनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 1 अगस्त 1882 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? इलाहाबाद में। इस इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है ये। इनका निधन कब हुआ था? 1 जुलाई 1962 को इनका निधन हुआ था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं आपका। अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा नासिक अधिवेशन 1950, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। नासिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा नंबर का था? 57वां अधिवेशन था उनका। और उसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो बात है 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू के बारे में कहा जाता है कि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट का नाम आता है। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1948 का जो ये जयपुर अधिवेशन है, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? ये 56वां अधिवेशन था। और इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम आता है बी पटाबी सीतारमैया। बी पटाबी सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी 1948 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में। तो ये कुछ बातें हुई हैं ऑप्शंस के बारे में भी। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं, आज इनकी पुण्यतिथि है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसमें इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 1930 में उसी आंदोलन के तहत ये गिरफ्तार भी कर लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और बाद में इन्होंने 1937 से 1950 तक विधानसभा प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रबल समर्थक। तो ये कुछ बातें हमने की हैं पुण्यतिथि से संबंधित। ठीक है।
तो आपको पता है आज हमने बातें की जिनका जन्मदिन था, जिन्होंने अहम योगदान दिया है हमारे भारत के विकास में। आज हमने बातें की जिनकी जयंती है, आज हमने बातें की जिनकी पुण्यतिथि है। सभी के बारे में महत्वपूर्ण बातें कवर की। किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, चाहे वो वनडे एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे वो आपके अदर एग्जाम की दृष्टि से हो, जैसे कि यूपीएससी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आज एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आज जन्मदिन भी है और जिनका आज जन्मदिन तो नहीं कहेंगे, जिनकी आज जयंती भी है और जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था, आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई। इनका नाम क्या है? आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनके नाम से एक पुरस्कार शुरू किया गया था। लगभग बात है ये 1976 की। 1976 में इनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया डॉक्टर विधान चंद्र रॉय अवार्ड। तो अवार्ड की शुरुआत हुई इन्हीं के नाम से। तो ऐसा कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। और ये महान चिकित्सक हैं, तो जाहिर सी बात है वो अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के ये सीएम रहे थे। इनकी जयंती कब है? 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था, 1 जुलाई के दिन। और इनकी पुण्यतिथि भी है, 1962 में इनकी मृत्यु हुई 1 जुलाई के दिन। हम सभी महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से, खेलों के स्तर में या फिर एक अन्य क्षेत्र में जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो वर्तमान में हमारे देश के लिए बेहतरीन कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से या फिर संवैधानिक पद पर रहते हुए, हम उन्हें भी मतलब क्या करते हैं, बधाई देते हैं उनके जन्मदिन की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल, शेयर चैट, हिप्पी, जोश, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको सर्च करना है edurohi24। वहाँ से आप हमें फॉलो कर पाएंगे और आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम इस प्रकार से डेली ये कक्षा किया करेंगे, ठीक है। ये जो आपकी हिस्ट्री की कक्षा है, यानी कि आज के इतिहास की जो श्रृंखला है, उसकी कक्षा आपको 7:30 बजे डेली मिल जाया करेगी। लेकिन आज कुछ कारणवश आपकी ये समय पे नहीं हो पाई है, लेकिन कल से आपकी दोनों क्लासेस समय पे हुआ करेंगी, चाहे करंट अफेयर की क्लास हो, चाहे ये आज के इतिहास की सीरीज वाली क्लास हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।